मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। उसमें अभी तक अपन आयनिक बंध के बारे में बात कर चुके हैं। सहसंयोजक बंध चल रहा था। सहसंयोजक बंध में भी अपन बात कर चुके हैं किसकी, कक्षकों के प्रकार की बात कर चुके हैं। अब अपन देखेंगे अतिव्यापन के लिए क्या क्या जरूरी है और अतिव्यापन कितने प्रकार का होता है और उसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो हेडिंग डालते हैं अपन अतिव्यापन। अतिव्यापन में कौन से कक्षक भाग लेते हैं? अतिव्यापन में अर्धपूरित, अतिव्यापन में अर्धपूरित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त, अर्धपूरित नहीं बोलोगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त विपरीत चक्रण के, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक भाग लेते हैं। क्या लिखेंगे? विपरीत चक्रण युक्त, विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाले कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं। तो अपने पास दो कंडीशन आ गई। कौन सी कंडीशन आ गई बेटा? पहला तो कक्षक कैसे होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैसे होने, विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त, विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाले कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं। तो आपको कोई पूछे समान चक्रण के अगर दो इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक आ रहे हैं तो क्या उनमें अतिव्यापन होगा? उनमें अतिव्यापन नहीं होगा, बंध निर्माण नहीं होगा। तो अपने को पता लग गया अतिव्यापन के द्वारा। देखते हैं सहसंयोजक बंध का निर्माण, सहसंयोजक बंध का निर्माण अतिव्यापन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अतिव्यापन के द्वारा होता है। सहसंयोजक बंध का निर्माण हमेशा किससे होगा? अतिव्यापन से होगा। अतिव्यापन के प्रकार, पहला समाक्षीय अतिव्यापन, समाक्षीय अतिव्यापन। समाक्षीय अतिव्यापन के द्वारा किसका निर्माण होगा? समाक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सिग्मा बंध का निर्माण होता है। वीबीटी के अनुसार प्रथम अतिव्यापन कौन सा होता है? समाक्षीय अतिव्यापन होता है। तो ये चीजें अपने को थोड़ा ध्यान रखनी है। वीबीटी के अनुसार, किसके अनुसार? वीबीटी के अनुसार पहला अतिव्यापन हमेशा कौन सा होगा? समाक्षीय अतिव्यापन होगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमेशा कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा टाइप का बॉन्ड बनेगा। कौन सा बनेगा? सिग्मा टाइप का बॉन्ड बनेगा। उसके बाद में क्या बनेगा? पाई प्रकार का बंध का निर्माण होगा। अब देखते हैं समाक्षीय अतिव्यापन कितने प्रकार, कैसे कैसा होता है। पहली बात करें एसएस समाक्षीय अतिव्यापन। एसएस समाक्षीय अतिव्यापन बात करें। एस कक्षक कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकार। ये एस कक्षक है और ये भी एस कक्षक।
ऐसे ऐसे कक्षक आए, एक दूसरे को क्या कर देंगे, अतिव्यापित कर देंगे। क्या कर देंगे, एक दूसरे को अतिव्यापित कर देंगे। तो किसका निर्माण हो जाएगा, एस एस अतिव्यापन का हो जाएगा। एग्जाम्पल बात करें, जैसे H2 के अंदर HH, ये 1s1 और ये भी 1s1, ये क्या बन गया, SS अतिव्यापन हो गया। कौन सा हो गया, SS अतिव्यापन। नेक्स्ट बात करें sp अतिव्यापन। sp अतिव्यापन, sp अतिव्यापन में बात करें, एक s कक्षक आएगा और दूसरा कौन सा आएगा, p कक्षक आएगा। तो ये s कक्षक है और ये p कक्षक है, तो इनमें अतिव्यापन होगा तो क्या बन जाएगा, ये अतिव्यापन हो गया। तो एग्जाम्पल बात करें, HF, HCl, HBr एंड HI, ये कौन सा हो गया, 1s 2p, 1s 3p, 1s 4p, 1s 5p, 1s 2p, 1s 3p, 1s 4p, 1s 5p। यहाँ बात करें, हाइड्रोजन के पास आई युग्मित इलेक्ट्रॉन किस में है, 1s में है। क्लोरीन में किस में है, 2p में है। यहाँ 1s में है, 3p में है, 1s में है, 4p में है, ऐसे 1s में और 5p में। तो अपन देखें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वही कक्षक क्या करेगा, संकरण में भाग लेगा, वही कक्षक संकरण में भाग लेगा, संकरण में अतिव्यापन में भाग लेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं तीसरा, PP समाक्षीय अतिव्यापन। PP समाक्षीय अतिव्यापन की बात करें, ये है P और ये है P। ये PP समाक्षीय अतिव्यापन हो गया। तो जैसे अपन बात करें, F2 Cl2 Br2 एंड I2, F2 Cl2 Br2 I2, यहाँ कौन सा हो गया, 2p 2p, 3p 3p, 4p 4p, 5p 5p। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वहीं अतिव्यापन में भाग लेगा। तो यहाँ क्लोरीन के पास 2p में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2p में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास 3p में है, यहाँ भी क्लोरीन के पास 3p में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने पास है। नेक्स्ट बात करें, PD समाक्षीय अतिव्यापन। एक P कक्षक है। अब D कक्षक कौन से भाग ले सकते हैं, ये याद रखना। D अपने 5 प्रकार के बताए थे, DXY, DYZ, DXZ एंड DX2, Y2 एंड DZ2। जो एक्सियल ऑर्बिटल है, जो एक्सियल कक्षक है, वहीं भाग लेते हैं किसमें, समाक्षीय अतिव्यापन में। नॉन एक्सियल समाक्षीय अतिव्यापन में भाग नहीं लेते। मतलब DXY, DYZ, DXZ ये समाक्षीय अतिव्यापन में भाग नहीं लेंगे। ये D आया, ये DXY ले रहा हूं मैं, DX2, Y2, तो अतिव्यापन हो जाएगा DX2, ये कौन सा लिया मैंने, DX2,
वाई स्क्वायर और पी लिए, पी एक्स भी ले सकते हो, पी वाई भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। तो ये कौन सा हो गया, पी डी अतिव्यापन हो गया। इसका एग्जाम्पल अपने को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मिलेगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां आएगा अपने पास एग्जाम्पल, वहां बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें अपन पार्श्व अतिव्यापन। पार्श्व अतिव्यापन, दूसरा है पार्श्व अतिव्यापन। जो पार्श्व अतिव्यापन है इसके द्वारा, पार्श्व अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण नहीं होता, पाई बंध का निर्माण होता है। पार्श्व अतिव्यापन के द्वारा पाई बंध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पाई बंध का निर्माण होता है। पार्श्व अतिव्यापन समाक्षी अतिव्यापन के बाद में होता है। पहले कौन सा अतिव्यापन होता है, समाक्षी अतिव्यापन होता है, फिर क्या होगा पार्श्व, किसके अनुसार, वीबीटी के अनुसार। ये सारी बातें किसके अनुसार कर रहे हैं अपन, वीबीटी के अनुसार कर रहे हैं। एमओटी तो अपन आगे देखेंगे, एमओटी तो बोलेगी सिग्मा बंध भी पहले बन सकता है और पाई बंध भी पहले बन सकता है, दोनों में से कोई बंध का भी निर्माण हो सकता है। अब पार्श्व अतिव्यापन कितने प्रकार का, पहला पीपी पार्श्व अतिव्यापन। पीपी पार्श्व अतिव्यापन की बात करें, ये है पीपी पार्श्व। एग्जाम्पल बात करूं मैं, O2 N2, इन सब में O2 में देखा एक सिग्मा बंध है, दूसरा कौन सा है, पाई बंध है, जो किससे बना हुआ है, पीपी पार्श्व अतिव्यापन के द्वारा बना हुआ है। सिग्मा बंध बना हुआ हो पीपी समाक्षी अतिव्यापन के द्वारा और पाई बंध पार्श्व अतिव्यापन के द्वारा बना हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड बात करें पीडी पार्श्व अतिव्यापन। पीडी पार्श्व अतिव्यापन, जैसे ये पी है और ये डी है, ये पी है, ये डी है, ये पी डी पार्श्व अतिव्यापन हो गया। क्या हो गया, पी डी पार्श्व अतिव्यापन। इसमें एग्जाम्पल बात करें अपन, SO2 SO3, इनमें जो पाई बंध बना हुआ है वो आगे इंटरनल स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे। इनमें जो पाई बंध बना हुआ वो पीडी अतिव्यापन से बना हुआ, किससे बना हुआ है, पीडी पार्श्व अतिव्यापन के द्वारा बना हुआ है। ये डी कौन सा काम आया है, डी नॉन एक्सियल काम आएंगे। यहां कौन से आएंगे, नॉन एक्सियल काम आएंगे। आगे बात करते हैं अपन तीसरा
डी डी समाक्षीय डी डी पार्श्व अतिव्यापन। डी कौन सा काम आएगा? डी नॉन एक्सियल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये काम आएंगे। ये है डी और ये है डी। ये डी एक्स वाई है तो ये भी डी एक्स वाई आया, तो क्या बन जाएगा? ये डी डी पार्श्व अतिव्यापन हो गया। इसका एग्जाम्पल भी अपने को किसमें मिलेगा? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मिलेगा। उसमें देखेंगे कि बैक बॉन्डिंग होगी, सिनर्जिक इफेक्ट होगा, कि मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जाएंगे, लिगेंड की ओर वापस आएंगे। उस टाइम अपन देखेंगे कि कौन सा बॉन्ड कैसे कैसे बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं अतिव्यापन को प्रभावित करने वाले कारक। इंपॉर्टेंट है। अतिव्यापन को प्रभावित करने वाले कारक। अतिव्यापन को प्रभावित करने वाले कारक। अतिव्यापन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में नोट करें। पहला है कक्षकों का आकार। कक्षकों का आकार अतिव्यापन के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। कक्षकों का आकार अतिव्यापन के व्युत्क्रमणानुपाती होगा। अतिव्यापन समानुपाती होता है किसके? बंद ऊर्जा और व्युत्क्रमणानुपाती होता है किसके? बंद लंबाई। बंद लंबाई के व्युत्क्रमणानुपाती और बंद ऊर्जा के समानुपाती होता है क्या? अतिव्यापन। अतिव्यापन बढ़ेगा, बंद ऊर्जा बढ़ेगी, परंतु बंद लंबाई घट जाएगी। अब अपने को कक्षकों का आकार कैसा पता चलेगा कि कक्षकों का आकार छोटा है या फिर बड़ा है? कक्षकों का आकार अपने को किससे पता लगेगा? कोश से पता लगेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कोश बढ़ता जाएगा, कक्षकों का आकार भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे अपन बात करें कार्बन कार्बन, ये बंद है अपने पास। कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम, एसएन एसएन, पीबी पीबी। यहां से यहां जा रहा हूं मैं। कक्षकों का आकार कक्षकों का आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कक्षकों का आकार बढ़ेगा तो अतिव्यापन घट जाएगा, बंद ऊर्जा घट जाएगी, बंद लंबाई बढ़ जाएगी। बंद लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अपन बता सकते हैं कक्षकों का आकार बढ़ने पर अतिव्यापन घटेगा, बंद ऊर्जा भी घटेगी, बंद जल्दी टूट जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, अन्य एग्जांपल लेते हैं।
HF, HCl, HBr, HI। यहां कौन सा अतिव्यापन है? 1s 2p, 1s 3p, 1s 4p, 1s 5p। यहां से यहां जा रहे हैं, कक्षकों का आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कक्षकों का आकार बढ़ेगा, कक्षकों का आकार बढ़ेगा, अतिव्यापन घट जाएगा। बंद ऊर्जा घट जाएगी, बंद लंबाई बढ़ जाएगी। देखो बेटा, ये एसिड है, ये हाइड्रा एसिड है, अम्ल है ये। अब बंद ऊर्जा घट गई, बंद ऊर्जा कम है तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो जल्दी H+ देगा, जल्दी H+ देगा, जो जितनी जल्दी H+ देगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी, तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। जितनी जल्दी किसी को H दोगे तो उसकी अपचायक सामर्थ्य भी ज्यादा होगी, अपचायक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, अपचायक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। कक्षकों का आकार ज्यादा, अतिव्यापन घटेगा, बंद ऊर्जा घटेगी, बंद लंबाई बढ़ेगी, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, अपचायक प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। अपचायक प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होगी? HI की, फिर HBr, HCl एंड HF। नेक्स्ट अपन बात करें फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, Br Br, I एंड I। इसमें 2p 2p अतिव्यापन है, इसमें 3p 3p अतिव्यापन है, इसमें 4p 4p अतिव्यापन है, इसमें 5p 5p अतिव्यापन है। इसमें छोटा सा आकार है और 3-3 लोन पेयर हैं, छोटा सा आकार है, 3-3 लोन पेयर हैं। तो जैसे ही ये पास पास आएंगे इनमें प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा तो इनकी बंद ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? इतनी कम हो जाएगी कि इसकी बंद ऊर्जा कहां पर आके टिकेगी? Br के नीचे। तो आपको कोई पूछे FF की बंद ऊर्जा कम होती है किससे? Cl2 से, Br2 से, कि क्या रीजन है? F के छोटे आकार के कारण लोन पेयर प्रतिकर्षण अधिक होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? उसकी बंद ऊर्जा घट जाती है। तो यहाँ ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज्यादा बंद ऊर्जा Cl2, फिर Br2, फिर F2 और फिर I2। ये बंद ऊर्जा होगी। किसका ऑर्डर है ये? बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। किसका है? बंद ऊर्जा का क्रम है। अगर बॉन्ड लेंथ का पूछते तो यहां इसका जस्ट उल्टा नहीं आता, क्योंकि ये क्या चीज है? ये अबनॉर्मल कंडीशन है। बंद लंबाई तो हमेशा क्या होती है? कक्षकों के आकार पर डिपेंड करती है। आकार जितना ज्यादा होगा बंद लंबाई उतनी ज्यादा होगी। बंद लंबाई तो अपने को ज्यादा किसकी मिलेगी? I2 की, फिर Br2 की, फिर Cl2 की और फिर F2 की। ये किसका ऑर्डर आ जाएगा? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा, बंद लंबाई का क्रम आ जाएगा। किसका आ जाएगा? बंद लंबाई का क्रम आ जाएगा। अब आप गड़बड़ करते हो किसमें? वो पूछता किसके बारे में है? HF, HCl, HBr, HI, F2, Cl2, Br2 एंड I2। यहां बंद ऊर्जा का अलग क्रम आएगा, यहां नॉर्मल कंडीशन रहेगी, क्योंकि फ्लोरीन हाइड्रोजन के ऊपर क्या नहीं है? लोन पेयर नहीं है। हाइड्रोजन के ऊपर क्या नहीं है? लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर नहीं है तो इनमें लोन पेयर प्रतिकर्षण नहीं लगेगा। तो यहाँ तो सबसे ज्यादा बंद ऊर्जा HF, फिर HCl, HBr, HI।
जबकि यहाँ लोन पेयर प्रतिकर्षण लगेगा, लोन पेयर प्रतिकर्षण लगेगा तो इसकी बंद ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहाँ जाएगा, Br के नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यहां से यहां जा रहे हैं, आकार क्या हो रहा है, घट रहा है। आकार घट रहा है तो ज्यादा बंद ऊर्जा किसकी होनी चाहिए थी, इसकी बंद ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए थी, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। परंतु यहां कितने लोन पेयर हैं, यहां 2 लोन पेयर हैं, यहां 1 लोन पेयर है। तो लोन पेयर प्रतिकर्षण ज्यादा कहां होगा, यहां होगा। तो इसकी बंद ऊर्जा घट जाएगी। इन तीनों में ज्यादा बंद ऊर्जा अपने को किसकी मिलेगी, कार्बन कार्बन की, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन की, और फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बंद ऊर्जा का क्रम आएगा। अगर यही बात करता मैं SiO PO सल्फर ऑक्साइड एंड क्लोरीन ऑक्साइड, देखो लोन पेयर तो इसके ऊपर भी है, इस पर भी है, पर लोन पेयर प्रतिकर्षण का प्रभाव केवल और केवल, लोन पेयर प्रतिकर्षण का प्रभाव केवल और केवल किस पर पड़ता है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट होने चाहिए और साथ में दोनों के ऊपर लोन पेयर होने चाहिए। अगर दोनों के ऊपर लोन पेयर नहीं हुए तो लोन पेयर प्रतिकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और किससे आंसर देंगे अपन, आकार से देंगे। किससे देंगे, आकार से देंगे। तो अपन ने देखा यहां से यहां जा रहे हैं, कक्षकों का आकार क्या हो रहा है, घट रहा है। अतिव्यापन बढ़ेगा, बंद ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बंद लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बंद लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सबसे ज्यादा ClO, फिर SO, फिर PO और फिर SiO हो जाएगी। क्या हो जाएगी, SiO हो जाएगी। ऐसे अपन नेक्स्ट कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ मिलता है आपको, CH4 SiH4 ZeH4 PbH4। CH4 SiH4 GeH4 SnH4 PbH4, इसको बोलते हैं क्या, मीथेन। इसको बोलते हैं सिलेन, इसको बोलते हैं जर्मेन, इसको बोलते हैं स्टेनेन, इसको बोलते हैं प्लम्बेन। मीथेन, सिलेन, जर्मेन, स्टेनेन, प्लम्बेन। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कक्षकों का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। अतिव्यापन घट जाएगा। बंद ऊर्जा घट जाएगी। बंद लंबाई बढ़ जाएगी। एक नाम हो रहा था तापीय स्थायित्व। तापीय स्थायित्व, तापीय स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, तापीय स्थायित्व ऊर्जा देने पर बंध का टूटना। तापीय स्थायित्व क्या हो जाएगा, घटता है, होता है, घटता है। अब चायक प्रवृत्ति की बात करें, क्या होती है, बढ़ जाती है। अब चायक प्रवृत्ति ज्यादा किसकी होगी, PbH4 की होगी। किसकी होगी, PbH4 की। तो ये अपने पास कुछ एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पहला क्या था, कक्षकों का आकार। अगर आपको ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और करे, क्या 2 एग्जाम्पल और देखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। यहां ट्रिपल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड सेम परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड मजबूत होगा किसकी तुलना में,
डबल बॉन्ड की तुलना में डबल बॉन्ड मजबूत होगा किसकी तुलना में, एकल बंध की तुलना में। तो अपने पास ये बंध ऊर्जा का क्रम क्या आ जाएगा, यहां से यहां बंध ऊर्जा का क्रम होगा। ऐसे ही बात करें बेटा जी आपके पास F2 O2 N2, इसमें और इसमें डिफरेंस है। यहां पर वो बात कर रहा है सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है, जबकि यहां पर वो सिंगल बॉन्ड की बात नहीं कर कर वो यहां तो सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां ट्रिपल बॉन्ड है। तो बंध ऊर्जा का क्रम क्या आ जाएगा, N2O2 F2, N2O2 F2 आ जाएगा बंध ऊर्जा का क्रम, सबसे ज्यादा N2 फिर O2 और फिर F2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा F2। पहला था कक्षकों का आकार, दूसरी अपन बात करें कक्षकों की दिशात्मक प्रवृत्ति। कक्षकों की दिशात्मक प्रवृत्ति समानुपाती होती है किसके, अति व्यापन के, किसके, अति व्यापन के। कक्षकों की दिशात्मक प्रवृत्ति अति व्यापन के समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, अति व्यापन के। समानुपाती होती है। देखें ये कब लगाओगे, ये कारक कब लगाना है, ये कारक तब लगाना है जब क्या हो, कक्षकों का आकार समान हो। कक्षकों का आकार समान हो, अगर कक्षकों का आकार समान हो तब ये कारक लगाना है, कौन सा, कक्षकों की दिशात्मक प्रवृत्ति। इसमें अगर अपन देखें ये 2p2p है, ये 2p2s है और ये 2s2s है, 2p2p है, 2p2s है, 2s2s है। तो यहाँ दिशात्मक प्रवृत्ति मैक्सिमम है किसमें, 2p2p में, फिर 2p2s, फिर 2s2s। तो सबसे ज्यादा दिशात्मक प्रवृत्ति 2p2p, फिर 2p2s, फिर 2s2s। तो ये अपना क्रम आ जाएगा, सबसे ज्यादा कौन होगा, 2p2p, फिर 2p2s, फिर 2s2s होगा। तीसरा कारक देखें अति व्यापन की प्रवृत्ति, अति व्यापन की प्रवृत्ति देखें PP समाक्षीय अति व्यापन है और PP पार्श्व अति व्यापन है। PP समाक्षीय अति व्यापन है, PP पार्श्व अति व्यापन। इससे क्या बनेगा, सिग्मा, इससे क्या बनेगा, पाई। तो सिग्मा बंध मजबूत होगा किसकी तुलना में, पाई बंध की तुलना में, किसकी तुलना में, पाई बंध की तुलना में सिग्मा बंध मजबूत होगा। तो अपन कहें कि अतिव्यापन की प्रवृत्ति पर भी डिपेंड करती है, समाक्षीय अतिव्यापन अच्छा होगा किसकी तुलना में, पार्श्व। किसके अनुसार, VBT के अनुसार, किसके अनुसार, VBT के अनुसार। MOT में कुछ बातें चेंज होंगी, वो नेक्स्ट आगे देखेंगे। कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। वो क्वेश्चन पूछता है क्या कारण है कि N2 बनता है परंतु P2 नहीं बनता। क्या कारण है, N2 बनता है पर P2 नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कारण है कि O2 बनता है परंतु S2 नहीं बनता, S2
नहीं बनता। बात करें, ये ऑक्सीजन है 2s है और ये 2p है, और यहां भी यही 2s2 है और 2p4 है 2। अगर इसको px बोलूं, py बोलूं एंड pz बोलूं, इसको px py एंड pz बोलूं, तो इधर से py आया तो इधर से कौन आएगा, py आएगा। पहले समाक्षीय अतिव्यापन होगा, क्या होगा, समाक्षीय अतिव्यापन होगा। समाक्षीय अतिव्यापन होगा तो कौन सा बंध बन जाएगा, सिग्मा बंध का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, सिग्मा बंध का निर्माण हो जाएगा। फिर इधर से py आएगा तो इधर से कौन आएगा, py। ये क्या करेंगे, पार्श्व अतिव्यापन करेंगे, पार्श्व अतिव्यापन 2p पार्श्व अतिव्यापन हो गया और किसका निर्माण हो गया, पाई बॉन्ड का, तो नाम हो गया 2p पाई। देखो इस पाई बॉन्ड का नोडल तल, इस पाई बॉन्ड का नोडल तल कहां पर होगा वो देखते हैं। देखो बेटा, ये समाक्षीय अतिव्यापन, समझना इसको, ये समाक्षीय अतिव्यापन हुआ है तो यहां पर क्या बन गया है, सिग्मा बॉन्ड बन गया है। इस अक्ष पर क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब पाई बॉन्ड बनाने के लिए ऊपर से आएंगे और एक नीचे से आएंगे, ऐसे आए ये अतिव्यापित हो जाएंगे ऐसे, तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगी, ऊपर और नीचे होगी। पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे होगी। तो ये जो बीच में स्पेस रह जाएगा इसको कहते हैं नोडल तल। क्या कहते हैं, नोडल तल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नोडल तल कहते हैं, जो इस पाई सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और इलेक्ट्रॉन रखते हैं और नीचे इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो जो ये नोडल तल बना हुआ है, ये कहाँ बना हुआ है, जहां पर क्या बना हुआ था, जहां पर सिग्मा बॉन्ड बना हुआ था, जहां पर क्या बना हुआ है, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, वहीं पर क्या बना हुआ है, पाई बॉन्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है, पाई बॉन्ड। नेक्स्ट बात करें अपन, पाई बॉन्ड का नोडल तल कहां पर है, जहां पर सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। ये 3p4। अब सल्फर को भी 2 बंध बनाने हैं, सल्फर को भी 2 बंध बनाने हैं। या तो वो क्या बनाएगा, एक सिग्मा एक पाई ऑक्सीजन की तरह, या फिर एक सिग्मा 2 सिग्मा बना लेगा। क्या बना लेगा, 2 सिग्मा। ये सल्फर पड़ा हुआ है, ये सल्फर पड़ा हुआ है, तो ये सल्फर का 3p थोड़ा बड़े आकार का है, ये सल्फर का 3p थोड़ा बड़े आकार का है। तो ये कौन सा है, 3p समाक्षीय अतिव्यापन है, 3p समाक्षीय। बेटा जी सल्फर का जो सिंगल बॉन्ड, आप याद रखना, ये ओ सिंगल बॉन्ड एंड सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड, कौन सा मजबूत होता है, सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोन पे रिपल्शन लगेगा। ऐसे ही pp एंड nn सिंगल बॉन्ड की बात करें तो pp सिंगल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है किसके तुलना में, nn सिंगल बॉन्ड की तुलना में, nn सिंगल बॉन्ड की तुलना में pp सिंगल बॉन्ड अधिक मजबूत होता है। अब 3p कक्षक बड़े कक्षक है, 3p बड़े कक्षक है, ये 3p है और ये भी 3p है। बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई, तो ये भी पाई, तो 3p पार्श्व अतिव्यापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्श्व अतिव्यापन, और किसका कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो अपन देखें ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि 3p कक्षकों के बड़े आकार के कारण यहां पर पार्श्व अतिव्यापन संभव नहीं हो पाता। पार्श्व अतिव्यापन संभव नहीं होगा तो इस बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो फिर सल्फर को 2 बॉन्ड तो बनानी है, क्योंकि उसके पास कितने युग्मित हैं, 2 है, उसे अपना अष्टक पूरा करना है। तो सल्फर किस रूप में रहता है, S8 के रूप में रहता है। किस रूप में, S8। क्राउन ताजनुमा संरचना का निर्माण करता है, किसनुमा, ताजनुमा संरचना का निर्माण करता है। ये क्राउन शेप संरचना है, ताजनुमा संरचना है। कैसी है, ताजनुमा संरचना, क्राउन शेप संरचना है। तो ये हर सल्फर ने 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, हर सल्फर ने 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। नेक्स्ट बात करें अपन, सेम ऐसे ही N2 बनता है परंतु P2 नहीं बनता। वही रीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा,
छोटे हैं 2p कक्षक तो उनमें अतिव्यापन हो जाएगा, जबकि फॉस्फोरस में 2p कक्षकों का अतिव्यापन नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ये अपने पास अतिव्यापन के लिए बातें हुई हैं। कुछ एक क्वेश्चन और है, वो कैसे बात क्वेश्चन करता है, क्या कारण है कि CO2 गैस है जबकि SiO2 ठोस है। क्या कारण है कि CO2 गैस है जबकि SiO2 ठोस है। CO2 में छोटे कक्षकों के कारण अतिव्यापन पॉसिबल हो जाता है। ये CO2 है और दूसरा ये CO2 है, इनके बीच में क्या होगा, ये वांडरवाल बंद रहेगा। क्योंकि वांडरवाल इसलिए बनाएगा क्योंकि ये कार्बन है, 2 पाई 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो अब इसका अष्टक पूरा हो गया, यह ध्रुवीय अणु है, तो इनके बीच में कौन सा बंध लगेगा, वांडरवाल। वांडरवाल में भी अपन ने पढ़ा था लंदन बल्ब लगेगा, कौन सा लगेगा, लंदन। जबकि SiO2 में सल्फर का आकार बड़ा होने के कारण ये पाई अतिव्यापन प्रदर्शित नहीं करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो एक जालिकावत संरचना का निर्माण करता है। SiO2 एक जालिकावत संरचना के रूप में रहता है। एक जालिकावत संरचना के रूप में ये कौन सी संरचना है, जालिकावत। जालिकावत संरचना है कैसी, SiO2 की। ये एक सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। कौन है ये, सहसंयोजक ठोस। जबकि ये किसका उदाहरण है, ये आणविक ठोस या इसको बोलते हैं वांडरवाल ठोस। जैसे सॉलिड I2 हो गया, और सहसंयोजक ठोस जैसे हीरा, अकार्बनिक हीरा, या रेड फॉस्फोरस, और ये व्हाइट फॉस्फोरस भी इसी का एग्जांपल है। किसका, आणविक ठोस या वांडरवाल ठोस, आणविक ठोस या वांडरवाल ठोस। तो अपन ने बता दिया कि CO2 एक आणविक ठोस का एग्जाम्पल है, जबकि SiO2 एक सहसंयोजक ठोस का एग्जाम्पल है। इसलिए ये कैसा होता है, इसके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, ये ठोस प्रवृत्ति का होता है। इसमें सभी SiO2 आपस में प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस में अंतर क्या है, जब 2 सहसंयोजक अणु या बहुत सारे सहसंयोजक अणु आपस में किससे जुड़े हुए हो, सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हो, तो उसे सहसंयोजक ठोस कहेंगे। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, अति उच्च होते हैं। जबकि वांडरवाल ठोस होते हैं, उनमें 2 सहसंयोजक अणु आपस में वांडरवाल बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। उनको क्या कहते हैं, वांडरवाल ठोस या आणविक ठोस कहते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न प्रवृत्ति के होते हैं। ये अपनी संकरण की बातें कंप्लीट हुई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, सॉरी, अतिव्यापन की बातें कंप्लीट हुई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन संकरण के लिए। संकरण की बात करें, संकरण क्या है, डेफिनेशन सुनना, लगभग समान ऊर्जा, लगभग समान ऊर्जा तथा भिन्न भिन्न आकृति के
कक्षकों को मिश्रित कर समान ऊर्जा व समान आकृति, लगभग समान ऊर्जा व भिन्न भिन्न आकृति के कक्षकों को मिश्रित कर समान ऊर्जा तथा समान आकृति के कक्षकों का निर्माण कक्षकों का निर्माण संकरण कहलाता है तथा निर्मित कक्षक संकृत कक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संकृत कक्षक कहलाते हैं। संकृत कक्षक कहलाते हैं। जैसे मेरे पास एक S है और एक P है, दोनों की ऊर्जा समान होनी चाहिए। ये अपने को कैसे पता चलेगा समान है या नहीं? ये क्या होने चाहिए? सेम कोश के होने चाहिए। सेम कोश वालों में क्या होगी? ऊर्जा समान होगी। डिफरेंट कोश वालों को मिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ एक को छोड़कर। कहाँ? अपन जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे N-1D तथा अपन 4S वालों को मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा कैसी होती है? ऑलमोस्ट सेम होती है। एक S एक P मिक्स किया तो नए कितने बनेंगे? 2। जितने आप मिक्स करोगे उतने ही नए बनेंगे। उनका नाम क्या होगा? जो मिक्स किया उसके आधार पर होगा उनका। एक S एक P मिक्स किया तो नाम हो गया SP। मैंने एक S 2 P लिए, एक S 2 P लिए तो नाम क्या हो जाएगा? sp2। कितने बनेंगे? 3। मैंने एक S 3 P लिए, एक S 3 P लिए तो नए कितने बनेंगे? sp3। कितने बनेंगे? 4। कितने बनेंगे? 4। तो जितने मिक्स कर रहे हो उतने ही नए बन रहे हैं। और साथ में क्या हो रहा है? लगभग समान ऊर्जा और भिन्न भिन्न आकृति के होने चाहिए। कैसे? लगभग समान ऊर्जा व भिन्न भिन्न आकृति के होने चाहिए। अब इनमें अपन ऊर्जा देखें, यदि इनमें ऊर्जा देखें किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, तो ये देखा अपन ने कि संकरण में लगभग समान ऊर्जा व भिन्न भिन्न आकृति के कक्षक भाग लेते हैं। अब इनमें बात करें अपन, एक sp कक्षक है, एक sp2 कक्षक है, एक sp3 कक्षक है। अगर इन कक्षकों की ऊर्जा बात करें, इन कक्षकों की ऊर्जा बात करें तो अपने को sp कक्षक की ऊर्जा कम मिलेगी किससे? sp2 से। और फिर सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी? sp3 कक्षक की मिलेगी। किसकी मिलेगी? sp3 कक्षक की ऊर्जा मैक्सिमम मिलेगी। अंदर ऊर्जा ज्यादा होगी तो उसका कंपाउंड बॉन्ड बनाने की क्षमता क्या होगी? कम होगी। बंध बनाने की क्षमता क्या होगी? कम। तो सबसे अच्छा कौन होगा? sp3, फिर sp2 और फिर कौन होगा? sp होगा। कौन होगा? sp। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक क्वेश्चन बनता है, यदि CH4 में संकरण न माना जाए तो, यदि CH4 में संकरण नहीं माना जाए तो क्या होगा? अपन बात करें, देखो संकरण में क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए CH4 जो बना हुआ है वो उत्तेजित अवस्था में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है? उत्तेजित अवस्था में। जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है उसे उत्तेजित करके अपन ने कहाँ भेज दिया? आगे भेज दिया। ये कौन है? px है, ये कौन है? py है, और ये कौन है? pz है। px, py एंड pz है।
अगर संकरण नहीं है तो अपन इनको क्या नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। मिक्स नहीं करेंगे तो अपन देखें ये 4 बंध बनेंगे, कार्बन 4 बंध बनाएगा। ये कार्बन का 2s कक्षक है, ये 2p कक्षक है, ये 2py है और ये 2pz है। बंध बनाने कौन आया, इधर से 1s, इधर से कौन आया 1s, इधर से कौन आया 1s और इधर से कौन आएगा 1s। तो ये अपने पास कक्षक हो गए, ये 1s 2s, 1s 2p, 1s 2py, 1s 2pz, ये कक्षक बंध बना चुके हैं। अब क्या क्या पॉइंट लिखते हैं। ये बंध कहाँ बनेगा, x एक्सिस पे बनेगा। ये बंध कहाँ बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा। ये बंध कहाँ बनेगा, z एक्सिस पे बनेगा। तो इन तीनों बंधों के बीच में बंध कोण कितना आएगा, 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री। जबकि ये बंध कहाँ बनेगा, इस बंध की कोई निश्चितता नहीं है। और साथ में अपन देखें 2p 1s से बना हुआ बंध 2s 1s से बने हुए बंध की तुलना में मजबूत है। 2p 1s से बना बंध 2s 1s से बने बंध की तुलना में मजबूत है। अपन लिख सकते हैं, पॉइंट के रूप में लिख लो, 2p 1s से बना बंध 2s 1s से बने बंध की तुलना में मजबूत है। क्या है, मजबूत है। 2p 1s से बने बंध, बना बंध 2s 1s से बने बंध की तुलना में मजबूत है। 2p 1s से बने 3 बंध आपस में 90 डिग्री के बंध कोण पर उपस्थित होंगे। कितने पर होंगे, 90 डिग्री के बंध कोण पर उपस्थित होंगे। जबकि 2s 1s अतिव्यापन से बना बंध से बने बंध की स्थिति अनिश्चित होगी। बंध की स्थिति कैसी होगी, अनिश्चित होगी। 2p 1s से बने बंध की से बने 3 बंध आपस में 90, ये तीनों आपस में कितने पर रहेंगे, 90 डिग्री पर रहेंगे। ये कहाँ बनेगा, x एक्सिस पर, ये y एक्सिस पर, ये z एक्सिस पर। जबकि इसकी स्थिति क्या होगी, अनिश्चित होगी, क्योंकि ये अदिशात्मक है। ये कहीं भी बन सकता है, x एक्सिस पर भी बन सकता है, y पर भी बन सकता है और z एक्सिस पर भी बन सकता है। तीसरी बात करें, अणु की आकृति चतुष्फलकीय नहीं होगी। अणु की आकृति चतुष्फलकीय नहीं होगी। आकृति चतुष्फलकीय नहीं रहेगी। तो चतुष्फलकीय तो तब होगी जब बंध कोण कितना हो, 109 डिग्री 28 मिनट हो। कितना हो, 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ तो 3 के बीच में तो बंध कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, और एक की अपने को निश्चितता है ही नहीं, और एक का तो अपने को पता ही नहीं है वो कहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं, और तीनों की, इन सभी की बंध ऊर्जा सेम नहीं होगी। तीनों बंध ये मजबूत होंगे किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। ये कब की कंडीशन है, जब क्या है कि CH4 में अपन संकरण नहीं माने, CH4 में अपन संकरण नहीं माने। नेक्स्ट बात करें अपन यदि CH4 में संकरण हो, यदि CH4 में संकरण हो तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, ये 2s है,
ये 2p है। अपन इनको सभी को मिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे। मिक्स करके नए कितने बनाएंगे? 4 बनाएंगे। उनके नाम क्या होंगे? sp3 नाम होगा। क्या नाम होगा उनका? sp3 नाम होगा। sp3 नाम होगा। और साथ में ही ये अपने आप को अधिकतम दिशात्मक प्रवृत्ति के हैं, ये अपने आप को अधिकतम बंद कोण पर व्यवस्थित करेंगे। 4 के बीच में अधिकतम बंद कोण कितना हो सकता है? 109 डिग्री 28 मिनट का हो सकता है। ये अपने आप को चतुष्फलकीय संरचना में क्या बंद बन चुके हैं? अभी तक बंद नहीं बने हैं। बंद तो किससे बनेंगे? बंद तो अति व्यापन से बनेंगे। किससे बनेंगे? अति व्यापन से। बंद बनाने कौन आएगा? हाइड्रोजन आया। हाइड्रोजन क्या लाएगा? 1s। कैसा होता है? गोलाकार। ये भी गोलाकार और ये भी गोलाकार और ये भी गोलाकार। तो ये अति व्यापन हो गया sp3s और ये अति व्यापन हो गया sp3s। ये अति व्यापन हो गया sp3s और ये हो गया sp3। तो चारों अति व्यापन sp3s हो गए। इन चारों की बंद ऊर्जा कैसी हो गई? समान हो गई। इन सब ने अपने आप को कितने पर अरेंज किया? 109 डिग्री 28 मिनट पर अरेंज किया, और तो इनकी बंद ऊर्जा भी समान हो गई। तो ये CH4 में संकरण हो गया। अब संकरण के गुण धर्म की बात करें, संकरण के क्या क्या गुण धर्म है? पहला, संकरण अति व्यापन से पहले की घटना है। संकरण अति व्यापन से पहले की घटना है। मतलब पहले क्या होगा? संकरण होगा, उसके बाद में क्या होगा? अति व्यापन होगा। दूसरी बात करें, अति व्यापन में संकरण में सभी प्रकार के कक्षक सभी प्रकार के कक्षक मतलब खाली, अर्धपूरित, पूर्णपूरित, भाग लेते हैं। सभी प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं, चाहे वो खाली हो, चाहे अर्धपूरित हो, चाहे पूर्णपूरित हो। तीसरा, संकरण के द्वारा अणु की ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है। संकरण के द्वारा अणु की ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है। फोर्थ, संकरण से निर्मित कक्षक अधिकतम बंद कोण पर रहते हैं। अधिकतम बंद कोण पर रहते हैं ताकि प्रतिकर्षण कम हो तथा स्थायित्व अधिक हो। प्रतिकर्षण तो क्या होगा? कम होगा, और स्थायित्व अधिक होगा। मैक्सिमम बंद कोण पर रहेंगे। 5 नंबर, संकरण में S कक्षक हमेशा भाग लेता है क्योंकि इसकी ऊर्जा कम होती है। नाभिक के
अधिक पास होने के कारण, एस कक्षक को अपन भाग दिलाएंगे तो ये नाभिक अधिक पास होता है, तो इसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, इसकी ऊर्जा कम होती है। तो ये अपन ने संचरण के बारे में बात की है अपने। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो कि कैसे कैसे ज्यामितियां होती हैं अणु की, और उनमें बंद कोण कितने होते हैं, कौन सी समतलीय होती है, कौन सी असमतलीय होती है, और फिर बात करेंगे अपन क्या वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत की बात करेंगे, वेस्पर्ट की बात करेंगे, जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके बारे में अपन ढंग से पढ़ना है अपने को। तो ये बातें नेक्स्ट क्लास में होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।